नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महोबा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मिशन यूपी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चित्रकूट के रामघाट पर महिलाओं से करेंगी संवाद, कामदगिरी की परिक्रमा और मंदिरों के दर्शन का भी कार्यक्रम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी दौरे पर परिसंपत्तियों के मसले पर योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे चर्चा, तो शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से करेंगे मुलाकात, लखनऊ विश्वविद्यालय में भी जाने का कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी में डेंगू के बाद डायरिया ने दी दस्तक, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बढ़ी मुसीबत, बच्चे सहित 4 की हुई मौत, तो वहीं जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की भीड़। शाहजहांपुर में ग्राम प्रधान हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई, हत्या की सुपारी लेने वाले 4 गिरफ्तार, हथियार और नकदी की बरामद, चुनावी रंजिश के चलते दिया था वारदात को अंजाम। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड को साधने की कोशिश करेंगे। जी हां, 19 नवंबर को महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का उन्हें लोकार्पण करना है और इसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा पहुंचे। यहां पर अर्जुन बांध चरखारी पहुंचने पर मुख्यमंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद अर्जुन सहायक परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और फिर परियोजना का हवाई सर्वेक्षण किया, तो वहीं अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का पुलिस लाइन के पास बने ग्राउंड में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी दिन महारानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती भी है। साथ ही इस मौके को देखते हुए ये तारीख निर्धारित की गई ताकि परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ साथ बुंदेलखंड की वीरता को भी याद किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से लखनऊ दौरे पर रहेंगे, जहां आज शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात वो करेंगे। उसके बाद मालवीय हॉल लखनऊ विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र सभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे, तो वहीं आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास कक्ष संख्या 119 का भ्रमण भी करेंगे। आपको बता दें कि कॉलेज के समय में मुख्यमंत्री छात्रावास इसी कमरे में वो रह रहे थे और 18 नवंबर को सुबह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री इसके बाद उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य के मध्य तमाम परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मसलों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही भाजपा प्रदेश कार्यालय हजरतगंज पहुंचेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ शिष्टाचार भेंट करेंगे, तो वहीं उत्तराखंड महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो 19 नवंबर को आध्यात्मिक गुरु आनंद कृष्ण शुक्ल से मुलाकात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती प्रयागराज के दौरे पर रही, जहां मंत्री नंदगोपाल गुप्ता के द्वारा बनवाए गए शिव मंदिर में दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना करने पहुंची। उमा भारती ने बताया कि मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर उनके सपने में आए और उन्होंने मंत्री नंदगोपाल गुप्ता को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई। अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सलमान खुर्शीद की किताब पर हिंदुओं पर दी गई विवादित टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सलमान खुर्शीद पर रासुका लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ भारतीयों की तुलना आतंकवादियों से करना राष्ट्र का अपमान है। इसके लिए सलमान खुर्शीद को किसी भी रूप में माफ करना भारतीय और भारतीयता का अपमान होगा। कुछ लोग विदेशी शक्तियों के इशारे पर ये सभी कुछ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाकर कार्रवाई करनी चाहिए।
जब तक सलमान खुर्शीद के ऊपर रासुका नहीं लग जाती है, जब तक उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम लोग प्रयास करते रहेंगे। और हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग किया है कि वो पुस्तक को जो है तत्काल बैन किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी हमने पत्र भेजा है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी को हमने पत्र भेजा है। और जब तक कार्रवाई नहीं होती है हम लोग प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि लगातार जो है एक बहुसंख्यक समाज पर हमला किया जा रहा है। बहुसंख्यक समाज के देवी देवताओं को जो है तो उनके ऊपर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके बहुसंख्यक समाज की आस्था पर जो है चोट पहुंचाया जा रहा है। तो यह बेहद चिंताजनक है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने ISIS से जो है भी बहुसंख्यक समाज की 100 करोड़ भारतीयों की तुलना किया है, इसको गंभीरता। महराजगंज थाने के नौतनवा कक्ष में पुलिसकर्मी उस समय हक्के बक्के रह गए जब पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रदीप गुप्ता ने मालखाना, कंप्यूटर कक्ष, संग्रहालय में रखी फाइलों और हथियारों का जायजा लिया। इसी दौरान एसपी ने 2 चौकी इंचार्जों को अभ्यास के दौरान पर पिस्टल उनके तौर के लॉक को खोलने को दी, लेकिन काफी कोशिश के बाद दोनों चौकी इंचार्ज पिस्टल का लॉक नहीं खोल पाए, जिसके बाद दोनों चौकी इंचार्ज जबरदस्त किरकिरी उनकी हो रही है। यहां तक कि प्रदीप गुप्ता ने दोनों को उचित ढंग से प्रशिक्षण लेने को भी कहा। लखीमपुर खीरी में सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह शाम सर्दी तो दिन में गर्मी हो रही है। इसी बीच डेंगू के साथ डायरिया भी अब अपने पांव पसार चुका है। बीते तो 15 दिनों में चिल्ड्रन वार्ड से लेकर आइसोलेशन वार्ड में 60 पीड़ित भर्ती हुए हैं। इलाज के दौरान एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत भी हो गई है। जिला अस्पताल में डायरिया से पीड़ित बच्चे और बुजुर्ग रोजाना मरीज आ रहे हैं। गंभीर हालत में आने वाले बच्चे और बुजुर्गों को वार्ड में भर्ती कर इलाज हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि डायरिया का प्रमुख कारण गंदगी और दूषित खानपान है। इसके रहने, सोने और खानपान की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। शाहजहांपुर थाना बंडा के सिंघापुर कुरसंडा गांव के प्रधान की हत्या की सुपारी लेने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बताया कि ग्राम प्रधान को जान से मारने की 2 लाख रुपए की सुपारी मिली थी, तो वहीं आरोपियों के पास से नकदी, कई मोबाइल फोन्स, बंदूक और तमंचे सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया। जानकारी के अनुसार चुनावी रंजिश के चलते प्रत्याशी ने मौजूदा प्रधान को जान से मारने की सुपारी दी थी। बंडा पुलिस ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। उन्होंने उनके यहाँ सिंगापुर कुरसंडा ग्राम के प्रधान की हत्या बनाने के प्लानिंग करने के मामले में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से शिवरतन खीरी मोहम्मदी का रहने वाला है। इसने 25,000 रुपये एडवांस लिए थे, बाकी पैसा इसको बाद में लेना था प्रधान की हत्या के बाद। इसने आकाश और शिवरतन, एक व्यक्ति और कुल मिला के 4 व्यक्तियों को अपने साथ किया, उसके गाँव के ही। और इसने हत्या की योजना बना रहा था। इसी समय पुलिस को भनक लगी थी और इन्होंने सूचना संकलित करने के बाद इनकी गिरफ्तारी की है। इनके पास से एडवांस के 25,000 रुपये, 12 बोर की बंदूक और 3 तमंचे बरामद हुए हैं, 32 कारतूस। अमरोहा के जुआ क्षेत्र से चोरी का माल बेचने जा रहे 2 शातिर चोरों को डिडोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 9 पर स्थित गांव बुढ़नपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की दुकान में चोरी हो गई थी। इसके बाद से ही पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गैस सिलेंडर और परचून का सामान भी बरामद हुआ। यूपी के हमीरपुर नेशनल हाईवे 34 के लक्ष्मीबाई तिराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार एक महिला और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मौका पाकर ट्रक चालक वहां से फरार हो गया। इस घटना में दोनों ओर से यातायात बाधित हो गया। राहगीरों ने सदर कोतवाली पुलिस को इसकी इत्तला की, जिसके बाद सदर सीओ विवेक यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद शव को अपने कब्जे में लिया। तो वहीं पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर कुछेचा चौकी में खड़ा करा दिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। उनके पास में डिवाइडर न बनने के कारण जो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। जितनी बड़ी लापरवाही है, आज उस बच्चे की और महिला की जान चली गई।
जो हमीरपुर में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ये नई बानी पुल जमुना। महराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र में एक अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर बंदूक की नोक पर एक महिला के पहले पति ने 2 बच्चों सहित उसके पिता का अपहरण कर लिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि महिला के तहरीर के आधार पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सर्च अभियान के तहत अपहरणकर्ता का सर्च जारी है। जल्द ही पुलिस दोनों बच्चों और दूसरे पति को ढूंढ लेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जमीनी हकीकत का भी जायजा ले रही हैं। तो वहीं प्रियंका के यूपी दौरे पर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अनिल अग्रवाल ने कहा कि यूपी में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, वो मेहनत भले ही कर रही है लेकिन इसका बीजेपी पर कोई खास असर नहीं होगा। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यह बात करने के लिए मौजूद है यूपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी पर। और क्योंकि यूपी चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में 2022 को लेकर जो प्रियंका गांधी है कांग्रेस की महासचिव, वो बार बार दौरे पर दौरे कर रही हैं और आज भी उनका एक दौरा है चित्रकूट का, जहां पर वो महिलाओं से संपर्क करेंगी और कई तरह के दावे जो हैं, घोषणा जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। क्या इसका कुछ असर बीजेपी पे पड़ेगा? देखिए, कोई भी नेता लोकतंत्र में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। अगर वो यूपी में काम कर रही हैं तो अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई आधार नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। वो मेहनत जरूर कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो कोई असर नहीं होगा। विपक्ष में ही इसका एक दूसरे के ऊपर असर हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना मेहनत कर रहा है, अपना काम कर रहा है। कांग्रेस सारी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, क्योंकि गठबंधन की बात करें तो कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों ने भी अब कांग्रेस से किनारा कर लिया है और ऐसे में कांग्रेस इतनी मजबूत होते हुए कहती हुई दिखाई दे रही है कि ये सेमीफाइनल है हमारे लिए और 2024 पे हमारी नजर है। क्या आपको लगता है कि 2022 और 2024 दोनों ही इनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत ना खड़ी कर दे? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और उसका मुख्य कारण है कांग्रेस के नेता जनता के बीच में नहीं जाते हैं, उनके दुख दर्द नहीं समझते हैं, केवल चुनाव के समय जनता के बीच में जाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस का कोई आधार नहीं है और दिन प्रतिदिन कांग्रेस घटती जा रही है। और अगर उनको वास्तव में दोबारा उनको आना है तो उनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता का काम करना पड़ेगा और लोगों के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। केवल ये नहीं कि चुनाव आया तो आप लोगों के बीच में चले गए। इस प्रकार से जनता कभी भी साथ नहीं देती है। और कांग्रेस ने जो पिछले 55 सालों में 60 सालों में देश के लिए किया है, सब जानते हैं कि घोटाले, 2G, कोल स्कैम और ये इस प्रकार के सब स्कैम्स किए हैं, जनता की सेवा तो नहीं की है। यूपी चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात यूपी वालों को दी गई है, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि सारी जो लागत थी वो हमारी थी, बस नाम बीजेपी वालों ने ले लिया है। मुझे अफसोस होता है कि सपा के मुखिया इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब बनकर तैयार हुआ है, लगभग 4.25 साल बाद, जब सत्ता सपा से चली गई है। अगर उनके पीरियड में कुछ भी काम शुरू हुआ होता तो इसको पूरा होने में इतना समय नहीं लगता। उन्होंने हो सकता है इसका कंसेप्ट लिया हो और उन्होंने तो जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसका भी आधा अधूरे काम के बीच में उन्होंने उसका इनॉग्रेशन करा दिया था। तो ये पूरी तरह से माननीय योगी जी की देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योगी जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, इन सब के काम करा रहे हैं। और इन सब का आपने जैसे देखा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो चुका है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम भी बहुत जल्दी पूर्ण होने जा रहा है। हो सकता है हम लोग आने वाले 1-2 माह में ही उसका लोकार्पण कर दें। और गंगा एक्सप्रेसवे पे भी काम चल रहा है। और सपा कुछ भी कह सकती है, लोकतंत्र है, कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है हर व्यक्ति।
एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से सलमान खुर्शीद की जो किताब आई सनराइज, उसे लेकर कई तरह की बवाल मचे, कई तरीके के बयान दिए गए, लेकिन अभी हाल ही में परसों की बात करें तो उनके नैनीताल के घर पर आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई और वहां पर झंडे लहराते हुए, जैसे कि सलमान खुर्शीद ने वीडियो अपलोड किया और उन्होंने कहा भी कि वहां पर बीजेपी के कुछ लोग वहां पर दिखाई दिए। नहीं, वहां बीजेपी के लोग नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि उन्होंने ये चुनावी स्टंट अपनाया है और कुछ अपने ही लोगों को भेज के घर में आग लगवाने का काम किया है। और सलमान खुर्शीद साहब ने जो आईएसएस और बोको हराम की तुलना हिंदुत्व से की है, तो इसको किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं कर सकते। हिंदुत्व हिंदुओं के जीवन जीने की शैली को हिंदुत्व कहा जाता है, जबकि आईएसएस और बोको हराम पूरी तरह से टेररिस्ट संगठन है। तो हिंदुत्व से उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? ये निश्चित रूप से निंदनीय है और मुझे दुख है कि उनके घर पे इस प्रकार की आगजनी हुई, लेकिन निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे, ना कोई कार्यकर्ता था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए थे यूपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल। दिल्ली से ज्योति सिंह की रिपोर्ट, A1 टीवी न्यूज। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं झांसी की ओर, जहां झांसी जलसा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी का फिलहाल संबोधन। सभी रंगकर्मीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी को और रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस अवसर पर इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन करने के लिए स्वयं माननीय रक्षा मंत्री जी इस झांसी की धरती पर पधारे हैं। मैं उनका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं झांसी की जब चर्चा होती है तो भारत के शौर्य पराक्रम, वीर और वीरांगनाओं की धरती के रूप में झांसी को एक पहचान मिलती है। यह वर्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 193वां जन्मदिन का है और इस आयोजन को देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जोड़ करके और भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का जो प्रयास हुआ है और रक्षा मंत्रालय और राज्य शासन ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आम जन के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है, हर नागरिक के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण। तो झांसी से आपको कार्यक्रम से जुड़ी हुई लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, साथ ही में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिलहाल संबोधन जारी था। पूरी जानकारी यहां दे रहे थे। बहरहाल फिलहाल रुक करेंगे चित्रकूट की ओर भी, जहां प्रियंका गांधी का संवाद कार्यक्रम लड़की हूं लड़ सकती हूं जारी है। आपको बता दें कि रामघाट पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कार्यक्रम से सीधी। उनकी प्रतिदिन चिंता करना और खासकर महंगाई के इस भीषण दौर में घर चलाने का जो संघर्ष है और इस समाज में सर उठाकर संघर्ष और शिक्षित स्वावलंबी होना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इन सब को समझते हुए आज हमारी प्रिय नेता प्रियंका गांधी जी आज हमारे बीच में हैं। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि आदरणीय प्रियंका जी ने अपनी बहनों के लिए प्रतिज्ञाएं ली हैं। चारों तरफ केवल एक ही नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये प्रियंका जी का वायदा नहीं है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। और मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि ये प्रतिज्ञा इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी ने की है। वो इंदिरा गांधी
जिसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रधानमंत्री बनकर दुनिया में लोग इतिहास बदलते हैं। इंदिरा गांधी वो नेता थी जिन्होंने बांग्लादेश बनाकर इस दुनिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।